नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आज आक्रामक कांग्रेस सड़कों पे दिखाई पड़ी। दरअसल मामला यह था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके पहले ईडी के रिमांड में और फिर न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल कर दिया गया। इन तमाम घटनाक्रम के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी और प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी करने का बात कांग्रेस ने कही। कांग्रेस ने कहा कि उनका जो आर्थिक नाकेबंदी है सालों साल तक इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि जिस तरह से समर्थन लोगों का मिला वो अपने आप में देखते ही बनता है। ठीक है, उसके उलट बीजेपी ने दावा किया कि कहीं भी किसी भी तरह से कोई समर्थन कांग्रेस को नहीं मिला। ना तो आम लोगों का समर्थन मिला और न ही किसी बड़े व्यापारिक संगठन या किसी बड़े संस्थानों का साथ इनको मिला। कुल मिला के राजनीतिक एजेंडा था और राजनीति के तहत ही बीत गया। लेकिन कांग्रेस के इस आर्थिक नाकेबंदी के बाद एक सवाल ये कि ये असर कहां तक दिखाई पड़ेगा और कांग्रेस को इसका क्या नफा नुकसान होगा, इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 18 जुलाई को भिलाई की सड़कों पर उस वक्त सियासत गर्मा गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी होते ही कांग्रेस ने इसे सत्ता प्रायोजित प्रतिशोध करार देते हुए मोर्चा खोलते हुए ईडी और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल शुरू कर दिया। उसी क्रम में 22 जुलाई को भी प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए लगभग 2 घंटे तक राज्य की प्रमुख सड़कों पर विरोध किया। वहीं 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद आज फिर स्पेशल कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम कर किया प्रदर्शन। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी का किया विरोध। प्रदर्शन के कारण कहीं स्कूल बस तो कहीं एम्बुलेंस घंटों के इंतजार के बाद हुई रवाना। प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेताओं में आपसी विवाद होने का वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस बोली, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन का सबसे बड़ा उदाहरण। विरोध प्रदर्शन के बीच रायपुर स्पेशल कोर्ट में हुई पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 14 दिन की जेल। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर चैतन्य बघेल के पास घोटाले से लगभग 17 करोड़ पहुंचने का किया दावा। एक तरफ कांग्रेस अपने इस प्रदर्शन के सफल होने का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के आरोपों के बीच उन तस्वीरों को भी नहीं भूलना चाहिए जो जनता की तकलीफों को लेकर सामने आ रही हैं। देखिए, ये तो लड़ाई की शुरुआत है। जंगल जमीन बचाने के लिए, खनिज बचाने के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। शराब घोटाला मामले में पहले से पूर्व मंत्री कवासी लखमा समेत दर्जन भर आरोपी जेल में हैं। अब उन्हीं आरोपियों में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे का भी नाम शामिल हो चुका है और इसी बात को लेकर पूरी छत्तीसगढ़ कांग्रेस तमतमाई हुई है। लेकिन इसी के साथ बीजेपी यह सवाल भी उठा रही है कि इतना उग्र प्रदर्शन तब क्यों नहीं किया गया जब पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा जेल गए, या फिर तब बलौदा बाजार मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी। खैर, कांग्रेस का आक्रोश कब तक रहता है और इसका आने वाले समय में क्या असर पड़ता है, यह भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों छत्तीसगढ़ में सियासी आग और आंच
सुलगी हुई। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से के एस चौहान साहब हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इत्तेफाक से सुरेंद्र जी आज आर्थिक मामलों के गहन जानकार भी है और उसी मामले को लेकर आंदोलन भी था। सुरेंद्र जी पुनः आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे के वरिष्ठ पत्रकार, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। जरा बताइएगा, कांग्रेस का यह आंदोलन कब तक याद रखा जाएगा और कांग्रेस को सड़क पे उतरने की जरूरत क्यों पड़ गई पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी पर? चौहान साहब। टेस्ला नामक एक कंपनी है, टेस्ला नामक एक कंपनी है कार की। उसमें मिश्रा जी, जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। अभी नई नई कार निकली है, उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। और अगर उसकी किस्त ना पटाई जाए तो वो अपने आप बैंक में चले जाती है। वो सिस्टम है, ऐसा है कि अपने आप बैंक में चले जाती है। वो ये नहीं देखती है कि जो उसका मालिक है उसका आज जन्मदिन है, वो ये नहीं देखती है कि वो कहीं का नेता है। वो सिस्टम है। तो वैसे ही सिस्टम जो है वो यहाँ पर भी कोई सिस्टम जो होता है वो यही है कि अगर आप अपराध करोगे तो सीधा सीधा जेल जाओगे, और उसका सिस्टम हमारे संविधान ने सेट किया हुआ है। दूसरी बात, आज कोर्ट ने उनको क्यों फिर से रिमांड के लिए बोल दिया, हाँ एग्री कर दिया। अगर और ईडी का जो काम था वो ये था कि ईडी ने कहाँ से लिया था परमिशन, कहाँ से लिया था? तो कोर्ट से परमिशन लिया था। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद 2 बार रिमांड में दे देती है। कोर्ट परमिशन देती है, क्यों देती है? वो तो कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है। सबसे पहले मैं सिस्टम की ही बात करूंगा, क्योंकि कार्यपालिका का काम कार्यपालिका कर रही है और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका कर रही है। लेकिन ये लोग दोष उमड़ रहे हैं विधायिका के ऊपर, और विधायिका कुछ करने वाली नहीं है। आपको अगर कुछ करना है, कुछ बोलना है, अपनी बात रखनी है, तो आपको सीधा जाके वहां पर कोर्ट में जाना चाहिए और अपनी गुहार लगानी चाहिए। दूसरी बात ये बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, अरे छत्तीसगढ़, वो चेतन बघेल कौन है? चेतन बघेल कौन है? कोई जनप्रतिनिधि है? छत्तीसगढ़ का कोई जनप्रतिनिधि है या कोई नेता है या कोई कुछ है? जी नहीं, वो एक पूर्व सीएम का लड़का है, दैट्स ऑल। जो आज उसकी पहचान भी बताई गई है, वो एक व्यापारी की पहचान बताई गई है, वो एक लेकिन अभी सबसे पहले चेतन बघेल एक आरोपी है, सबसे पहले। और वो किसका आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी का आरोपी। मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी कमोबेश आपकी बातें आ गई, मैं लौटता हूं आपके पास। मैं सुरेंद्र जी से जरा जवाब लेता हूं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, चौहान साहब बड़े वरिष्ठ नेता हैं और समझदार भी हैं। उन्होंने बड़े सीधे शब्दों में कहा कि साहब, कार्यपालिका का काम कार्यपालिका, न्यायपालिका का काम न्यायपालिका और विधायिका का काम विधायिका करेगी। आप लोग हर जगह सियासत घुसेड़ देते हैं। और गंभीर सवाल उन्होंने उठाया कि कौन है चैतन्य बघेल जिसके नाम पे कांग्रेस ने प्रदेश भर में आर्थिक नाकेबंदी की, कोट अनकोट करके पूछ रहा हूं। जवाब दे दीजिए चौहान साहब को जरा। अवधेश जी कितने समझदार हैं और कैसे बात कर रहे हैं उसका तो आप तय करिएगा, लेकिन जो तथ्यहीन बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, एक ही सवाल है मेरा इनसे। ये इसीलिए तो आज संविधान बचाने की जरूरत है और कांग्रेस लगातार आंदोलित है। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में बड़ा स्पष्ट वर्णन है कि केवल किसी आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और इस मामले में तो एक ऐसे फरार आरोपी, देखिए ये मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग लेके आया हूं, ये मई महीने की है, जिसमें कोर्ट ने माना है कि वो व्यक्ति तथाकथित जो आरोपी है पप्पू बंसल, जिसके बयान के आधार पर चेतन बघेल, अभी बोल रहे हैं चेतन बघेल कौन है? चेतन बघेल प्रदेश का युवा है, प्रदेश का किसान है, छत्रपति शिवाजी और सरदार पटेल जैसे लोगों के कुनबे से आता है, कुर्मी किसान है, खूबचंद बघेल जी के संस्कारों पे चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार है। और ये पहली बार नहीं है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा है
कि वो फरार है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट है न्यायालय से और जिसकी तिथि भी, जिसमें मियाद भी उल्लेखित नहीं है, वो व्यक्ति आता है ईडी में के ऑफिस में और बयान देके चला जाता है और उसके बयान के आधार पर षड्यंत्र रचे जाते हैं और चैतन्य की गिरफ्तारी होती है। ये है इनकी पटकथा। कल जो सर्वोच्च न्यायालय ने कमेंट किया है वो तो इनको आईना दिखाने वाला है। दो वकीलों को जो सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, आरोपियों को सलाह सुझाव देने पर उनको ईडी अभियोजित करती है, उनको नोटिस भेजा जाता है। तो ये संविधान और कानून की तो बात न करे। ये न्यायोचित है क्या, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। जिस प्रकार से ये पहली बार नहीं है, 5 मई 2025 को इसी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले, तथाकथित शराब घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, मैं कोट कर देता हूं कि हमने ईडी की शिकायतें देखी है, यह पैटर्न बन चुका है, बिना किसी संदर्भ के सिर्फ आरोप लगाओ। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच के संदर्भ में ईडी को फटकार लगाई थी और कल जो आईना दिखाया कि आप राजनीतिक भूमिका निभा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिखे स्क्रिप्ट के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दीजिए। देश के इतिहास में पहली बार ईडी जैसे संवैधानिक संस्थान के खिलाफ ऐसे कमेंट सर्वोच्च न्यायालय में आ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों का प्रमाण है। आज पूरे प्रदेश में जो आरोप लगे, जिस प्रकार से। ठीक है, सुरेंद्र जी में आ रहा हूं। चौहान साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं। चौहान साहब, बेहद गंभीर मामला है कि प्रदेश का एक ऐसा युवा किसान जो खूबचंद बघेल का वंशज हो, उनके बताए रास्तों पे चलता हो, और आपकी पुलिस, आपकी ईडी, सरकार आपकी, इसलिए आपकी कह रहा हूं, पकड़ के जेल में डाल देती है और आप हंस रहे साहब टेलीविजन पे बैठ के। जवाब दीजिए सुरेंद्र जी के गंभीर सवालों का। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे तो चलते नहीं है, लेकिन गांधी जी की बातें, गांधी जी के नाम पे राजनीति जरूर करते हैं। आपको याद होगा कि गांधी जी ने अपने ही बेटे को पुलिस बुलवा के उनको अंदर करवाया था जब उन्होंने गलत काम किया था। और ये गांधी जी के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन गांधी जी के काम पे नहीं चलते। और एक सेकंड, मिश्रा जी, अगर ये यहाँ पर बैठ के आपके प्रसिद्ध चैनल पे एक आर्टिकल दिखाते हैं, एक कागज दिखाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके क्या वकील को मालूम नहीं था, या जो जज वहां पर बैठा हुआ है क्या उनको आर्टिकल ये नहीं मालूम है क्या? कोर्ट मतलब आर्टिकल के आधार पे संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सुरेंद्र वर्मा जी जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको तो जाके कोर्ट में जाना चाहिए था कि ये आर्टिकल रहा। और मेरे ठीक है, आपकी बातें आ गई कि सुरेंद्र जी को कोर्ट में जाना चाहिए था। मैं लौट रहा हूँ चौहान साहब, मैं लौट रहा हूँ। मैं जब अनवित जी का रुख करता फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। अनवित जी, आज इत्तेफाक से दोनों कानून के जानकार टकरा गए साहब। बीजेपी से चौहान साहब भी कानून के जानकार, सुरेंद्र साहब भी कानून और आर्थिक दोनों मामले के जानकार, आप और मैं पत्रकार बच गए। जब आप पत्रकारिता की समीक्षा कर दीजिए कि कांग्रेस का आज जो रूप देखने को मिला, ये रुख कब तक बरकरार रहेगा और कांग्रेस को इसका सियासी लाभ कितना मिलेगा, तब जब बीजेपी इस आंदोलन को सिरे से फेल बता रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अवधेश जी। और रही बात ये कि आपने एक संयोग जो है चौहान जी का और सुरेंद्र वर्मा जी का बताया, एक और संयोग है, चैतन्य बघेल जी जिस जिले से आते हैं, चौहान जी भी उसी दुर्ग जिले से आते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर कहीं दोनों के घरों का अगर फासला देखें तो घंटे में नहीं, मिनटों में निकलेगा, मिनटों में। तो निश्चित रूप से एक दूसरे को बहुत बेहतर समझते होंगे। लेकिन अवधेश जी, बात यह है कि जो ईडी का छापा हुआ, मतलब विकट संयोग था उस दिन, चैतन्य बघेल का जन्मदिन भी और उधर विधानसभा का मानसून सत्र का उस दिन समापन दिवस भी। और ये देखिए कि इस मुद्दे को लेके हम तो आज के मुद्दे जो है अपना जो है उस पर चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन बात तो उसी दिन शुरू हो गई। मतलब यह है कि विधानसभा प्रश्नकाल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर चरणदास महंत जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे का जन्मदिन था और ऐसा हो गया। उसके बाद फिर दिन भर की कार्यवाही का बहिष्कार हो गया। अब बात नाकेबंदी की है तो अजय चंद्राकर जी, आपके देखिए अंतिम लाइन पे मैं आऊंगा। अजय चंद्राकर जी ने कहा, जो वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, कि लखमा जी और देवेंद्र यादव दोनों विधायक हैं, उनके समय में ये नाकेबंदी क्यों नहीं हुई और अब क्यों हुई?
तो निश्चित रूप से बात यह है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिसने संगठन को खड़ा किया, तो उनकी बातों का बात नहीं कह सकते, उनके कद का कहीं ना कहीं तो लोगों पर असर ही होता ही है। रही बात जो आपके सवाल की आखिरी लाइन थी, कितना क्या है, तो जहां तक कि ये कि देखिए, मैंने कहा ना संयोग वाली बात थी, उस दिन जो है सत्र जो है समापन हो रहा था, उसी दिन जो है सदन में जो है बात उठी, तो ये बात सदन, ये लड़ाई जो है सदन से होते हुए सड़क तक आ गई और कहीं ना कहीं जो है सुप्तावस्था में कांग्रेस, जो हल्की सी सुप्तावस्था कहूंगा मैं, हल्की सी सुप्तावस्था कहूंगा, नजर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं फिर वो चार्ज होते तो दिखी। और रही बात ये आखिरी लाइन, अंतिम पंक्ति कि आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दोनों परिस्थितियां अलग होती हैं। बिल्कुल सही, यही तो वजह है कि कन्विक्शन रेट को लेकर हमेशा सवाल उठता है। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा, कुछ तकनीकी सवाल उठा रहे थे चौहान साहब कि साहब जिस आर्टिकल को आप कोट कर रहे हैं, क्या कोर्ट में न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति को उस आर्टिकल की जानकारी नहीं है, या फिर जो महंगे वकील पैरवी करते हैं क्या उन तक ये आर्टिकल की कॉपी नहीं है? अवधेश जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना का प्रमाण है, इनके षड्यंत्रों का प्रमाण है। 2019 में देखिए, आप भी विद्वान पत्रकार हैं, ये ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है प्रवर्तन निदेशालय पहले वित्त विभाग के अंदर आता था। दुर्भावना पूर्वक इसी तरह से ये षड्यंत्र रच के अपने मोर्चा संगठन के रूप में चला, इसलिए 2019 में अमेंड करके असीमित शक्ति दी गई और वो विधेयक जबरिया राज्यसभा में आया ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जो काम कर रही है, केवल अडानी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। जिस तरह से सत्यपाल मलिक की आंखें खुली और कल का जो उपराष्ट्रपति का मामला है, एक दिन सारे भाजपाई खून के आंसू रोएंगे। राष्ट्रभक्त बनिए, चाटुकार मत बनिए। मूल बात जो है, आपने आंकड़ों की बात कही, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद से 2025 तक 5,297 मामले दर्ज किए ईडी ने। कन्विक्शन रेट की आप बात कर रहे हैं, क्या परसेंटेज निकलता है? 40 मामलों में ये कन्विक्ट कर पाए। तो इनका यही है कि ये षड्यंत्र रचो, ईडी को काम पे लगाओ और गिरफ्तार कर लो। और जमानत के प्रावधान, ये चौहान जी ऐसी बात कर रहे हैं, आपने प्रावधान में संशोधन कर दिया, उसको राज्यसभा में पास भी नहीं करा। और ये अधिनायकवाद के चलते जिस प्रकार से जो पटकथाएं भारतीय जनता पार्टी की ऑफिसों में लिखी जा रही है, और जो विरोध करेगा जल जंगल जमीन का, या तो मार के नक्सली बता दिया जाएगा या चैतन्य बघेल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। हाल ही में जो है आपने देखा कि कैसे मध्याह्न भोजन रसोईया जो स्कूल में खाना बनाता और परोसता था, उसको मार के 1 लाख का इनामी बता दिया। भाजपा के 2 नेता पेखन गांगड़ा और लव कुमार रायडू, टेरर फंडिंग का आरोप है, पूछताछ हुई क्या? भाजपा के कितने नेता हैं जिनके खिलाफ ईडी में मामले दर्ज है? पनामा पेपर से लेके आज संपत्ति, गढ़मुक्तेश्वर में रिसार्ट, डीकेएस घोटाला, कितने बार पूछताछ हुई? चिंतामणि बरी हो गए। ठीक है, सुरेंद्र जी, मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन था, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में किसी कारपोरेट के खिलाफ, अडानी परस नीतियों के खिलाफ चक्का जाम किया गया। एक ही नारा पूरे प्रदेश में गुंजा, अडानी भगाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। और ये नारा भगा के रहेंगे हम, और छत्तीसगढ़ आऊंगा मैं, ठीक है, उसमें शामिल हुए बड़ी संख्या में, पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़ के भाग लिया आंदोलन में। ठीक है, चौहान साहब का रुख कर लेता हूं मैं। चौहान साहब जरा बताइएगा साहब कि अगर ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं को के चरित्र को दाग कर दिया जाए, तार कर दिया जाए, विश्वसनीयता को शून्य कर दिया जाए सियासत में, फिर क्या फायदा ऐसे जांच पड़ताल का जब आपके हर मामले पे आरोप लग जाए? 40 आबकारी के अधिकारियों पर एफआईआर है, शराब निर्माता कंपनी, ठीक है, सुरेंद्र जी आ रहा सुरेंद्र जी आ रहा ठीक है, संरक्षण है, क्यों आज तक गिरफ्तारी नहीं? ठीक है ठीक है, सुरेंद्र जी उनके बयान के आधार पर दूसरे को गिरफ्तार करते हुए षड्यंत्र तो इसी से साबित होता है। ठीक है, सुरेंद्र जी आ रहा हूं मैं। दरअसल आंदोलन का 12 से 2 टाइम था, डिबेट का 8:30 है, थोड़ा आक्रोश कम करिए। आक्रोश तो सड़कों पे आपने दिखाया है आज। मैं लौटता हूं आपके पास। चौहान साहब, आपने मेरा सवाल सुन लिया हो, क्यों संवैधानिक संस्थानों पे, जांच एजेंसियों पे ऐसी गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से लेके राजनीतिक गलियारों में बैठा नेता तक करे? क्या यह शोभा देता है? और क्यों बार बार ईडी को अपनी प्रामाणिकता साबित करनी पड़ती है? बताइए जरा। मिश्रा जी, जब से ये मामला चालू हुआ है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टियां भी प्रॉपर्टियां अटैच की गई हैं, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और सभी को जिनको मतलब बेल पे छोड़ा गया है, और कई लोगों को बेल पे नहीं भी छोड़ा गया है। बहुत करीबी जो लोग हैं उनको भी बेल पे नहीं छोड़ा गया है अभी तक। ये सॉरी, मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो उनको भी छोड़ा नहीं गया है। तो क्या
वो असंवैधानिक तौर पे नहीं छोड़ा गया है। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये न्यायालय डिसाइड करेगा। ईडी ने अपना काम करके न्यायालय को सौंप दिया है। न्यायालय अभी तक उनको क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्यों उनको बेल नहीं मिल रही है? मेरे को सिर्फ एक ऐसा डेट चाहिए, मेरे को एक ऐसा केस चाहिए, मेरे को एक ऐसी गिरफ्तारी चाहिए जो छत्तीसगढ़ में जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेसियों की और अन्य मतलब अधिकारियों की भी हुई है और कई कारोबारियों की भी हुई है, एक ऐसा कोई टिप्पणी कोर्ट ने दी है ईडी के खिलाफ कि ईडी ने ये जो गिरफ्तारी की है आपको नहीं करनी चाहिए थी, कोई फटकार लगी है? जी नहीं, एक भी ऐसी चीजें नहीं हुई है। तो उसको क्या बोला जाएगा? और दूसरी बात, मैं जवाब ले लेता हूँ, मैं चौहान साहब मैं जवाब ले लेता हूँ। दरअसल ऐसे तो कई मामले हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हुई है। खैर मैं लौटूंगा आपके, मैं जब एक बार अनविद जी का रुख करता हूँ, फिर सुरेंद्र जी जवाब देने के लिए एकदम तत्पर है। अनविद जी, मैं वही सवाल आपसे दोहराता हूँ कि साहब सियासत का रंग है। आपने भी गंभीर सवाल उठाए कि साहब लखमा जी जब गिरफ्तार हुए, मौजूदा विधायक भी है, तब ये आक्रोश कांग्रेस का सड़क पे क्यों नहीं दिखा? बीजेपी क्यों इसे एक बड़ा सवाल बना के कांग्रेस के ऊपर थोप रही है? क्या कहता है आपका समीक्षा? देखिए, जहां तक के मैं पहले भी बोला कि अजय चंद्राकर जी और देवेंद्र यादव दोनों वर्तमान में एमएलए हैं। जब उनकी गिरफ्तारी की बात आई तो फिर वो सब चीजें क्यों नहीं उठी? ये आज अजय चंद्राकर जी का बाइट आया है, जिसको आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, सुरेंद्र जी भी देखे, चौहान जी भी देखे, निश्चित रूप से। लेकिन इसका मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं, थोड़ा सा और विस्तार से जवाब दे देता हूं मैं। बात वही है, बात पूर्व मुख्यमंत्री जी की है, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात है और उनके कद की है। मैंने एक लाइन कही थी अवधेश जी, मैंने कहा था कि मामला केवल पूर्व मुख्यमंत्री तक नहीं है, बात यह कि वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे और संगठन को मजबूती देने और एक मुकाम तक पहुंचाने और सरकार बनने में बड़ी अहम भूमिका उनकी रही। निश्चित रूप से पार्टी के लोगों का उनका जुड़ाव है। लेकिन अब दूसरे पहलू पे आते हैं जो अभी चर्चा में नहीं आया है। चेंबर के महामंत्री, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय भसीन जी की का जो है वीडियो आज सुबह ही आ गया और पूरा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मतलब इस तरीके से आर्थिक नाकेबंदी का जो अचानक निर्णय लेना, ये अवरोध वाली बात है। इससे संशय की स्थिति निर्मित होती है, रोजमर्रा के व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। तो उसमें तो क्या है कि आज जो है मतलब चीजें थोड़ी सी उलझी हुई, संशय, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि चेंबर का समर्थन है कि नहीं। तो ये हुआ कि चेंबर का इसमें कहीं कोई समर्थन नहीं है। तो एक बड़ी पेशोपेश की स्थिति इस आंदोलन को लेकर आज बनी हुई थी। अवधेश जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर समय रहेगा तो मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस जो आज सड़कों पर दिखाई पड़ी, बस्तर से लेके सरगुजा तक और कवर्धा से लेके गरियाबंद तक, उसकी समीक्षा आप कैसे करते हैं? तमाम नेता जो कई दिनों से धरातल पे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे, वो आज सड़कों पे दिखाई पड़े। देखिए क्या है, छोटी छोटी सी चीजों का असर हो जाता है अवधेश जी। ये मनोविज्ञान की बात है और आप बोलेंगे कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात क्यों आए, तो मैं उसमें कहीं उसकी परिभाषा यहाँ पे नहीं गढ़ने वाला हूँ। लेकिन ये देखिए कि जब विधानसभा में सदन चल रहा था, प्रश्नकाल खत्म होने वाला था, 12 बजे के करीब जब सुई जा रही थी, तो एक पर्ची जो है अंदर सदन में आती है, भूपेश बघेल जी के हाथ में आती है और वो जो है वह पर्ची वो जो है डॉक्टर चरणदास महेंद्र जी के तरफ बढ़ा देते हैं और कुछ मिनटों के बाद या आधा पौन घंटा भी कह लें, उसके बाद तो फिर मतलब एक दूसरा स्वरूप सदन में आता है और कुल मिलाकर डॉक्टर चरणदास महंत जी कह देते हैं कि आज वो बच्चे का जन्मदिन था और आज दिन भर की कार्यवाही का हम बहिष्कार करते हैं। भूमिका तो वहीं तैयार हो गई थी, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष। बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेसी सड़कों पर आखिरी लाइन दीपक बैज जी का भी जो है बिल्कुल कमेंट्स वहां पर आया, ठीक है, जाग जाओ उठ जाओ। ठीक है सुरेंद्र जी, उस सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा। चौहान साहब जो सवाल उठा रहे थे कि साहब एक भी टिप्पणी छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार नेता, अधिकारी, व्यापारी, आम नागरिक, आरोपी, दोषी के खिलाफ एक टिप्पणी जरा याद दिला दीजिए चौहान साहब को। अवधेश जी, आपको याद होगा, किसी अभियुक्त का तो छोड़ दीजिए, इस सरकार के द्वारा दुर्भावनापूर्वक लिखे गए नोएडा थाने के एफआईआर तक को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। इससे बड़ा तमाचा इस सरकार पर क्या हो सकता है? जिनको ये आरोपी बताए उनको संरक्षण देना इस सरकार की क्या मजबूरी है? जो आबकारी विभाग के 40-40 अधिकारी
जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है गिरफ्तारी नहीं हुई, जो सप्लायर हैं, जो निर्माता हैं, उनका नाम दर्ज है गिरफ्तारी, क्यों, कौन संरक्षण दे रहा है? तो ये षड्यंत्र का प्रमाण है। जहां तक बात कांग्रेस के प्रदर्शनों की है, आप इस बात के गवाह हैं अवधेश जी, पिछले 1.5 साल में 8 पदयात्रा दीपक बैज जी के नेतृत्व में हुई और देवेंद्र यादव जी के प्रकरण में गिरौदपुरी से रायपुर तक 150 किलोमीटर पैदल चले। कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी के बाद बचेली किरंदुल से लेकर दंतेवाड़ा तक जिला का घेराव किए पदयात्रा करके। तो कांग्रेस के सभी नेता इस सरकार के दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई के खिलाफ है। इस प्रदेश में जहां जहां अत्याचार होगा, जिसके खिलाफ अत्याचार होगा, उसके साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता खड़े हैं। लगातार जिस तरह से नंदराज पर्वत बेचे गए, ठीक है सुरेश जी, तमनार में कटाई की गई, सुरेश जी समय का अभाव, तो वो हमारी सरकार ने सार्वजनिक पट्टा दिया था। ठीक है, मैं जवाब ले ठीक है सुरेश जी, समय का अभाव, जंगल तो मुख्यमंत्री के शपथ ठीक है से पहले कट गया। सुरेश जी, समय का अभाव, मैं थोड़ा एक बार जवाब ले लेता मैं। ठीक है सुरेश जी, मैं जब चौहान साहब से जवाब ले लेता हूँ। चौहान साहब, आप तकनीकी रूप से कुछ वीडियो दिखा रहे थे लेकिन वो दिख नहीं पा रहा था टीवी में। खैर, आप जो भी वीडियो दिखा रहे थे बाद में आप भेज दीजिएगा, संभवतः मैं चैनल में चला लूंगा। जब ये बता दीजिएगा कि आज जो कांग्रेस ने जो धरातल पे आंदोलन किया उसे बीजेपी कैसे देखती है, इस पे जवाब दे दीजिए संक्षेप में, मुझे समाप्त करना है। चौहान साहब, मुझे समाप्त करना है, संक्षेप में जवाब दीजिए, कांग्रेस के आज के आंदोलन को बीजेपी कैसे देखती है? देखिए मिश्रा जी, आपने बोला कि कांग्रेस ने सड़क पे उतरी और उसके आगे की लाइन जो है वो मैं पूरी कर देता हूँ। सड़क पे उतरी और आपस में ही झगड़ी, उसी का मैं आपको फोटो दिखा रहा था। सुशील आनंद शुक्ला और वहां का जिला अध्यक्ष ये तू मैं करते हुए सड़क में पाए गए। अभाव है, व्यक्तिगत नहीं जाएंगे। ठीक है, समय का अभाव है। चौहान साहब, बेहद शुक्रिया आपका। अनिरुद्ध जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जिस मुद्दे पे दिखाई पड़ी वो मुद्दा है ईडी के खिलाफ, लेकिन इसका आगामी असर क्या होगा ये वक्त जरूर तय करेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल बहुत है और इन सवालों के जवाब आना भी बेहद आवश्यक है। बहरहाल, ईडी की इस गिरफ्तारी के बाद, चैतन्य बघेल के जेल जाने के बाद कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।